वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का वन शॉट रिवीजन। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 5 को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर बहुत छोटा है तो इसलिए ये वीडियो लॉन्ग नहीं होगी। आई होप तुम लोगों ने पिछली 4 चैप्टर्स की वीडियो अच्छे से देख ली होगी और 4 चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल वीडियो डाली गई है उसे भी अच्छे से देख लिए होंगे और प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज 5, 6, 7 चैप्टर। और 5, 6, 7 चैप्टर कंप्लीट करके हम टर्म 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद एक पूरी वीडियो आएगी जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक की एक ही वीडियो में सब कुछ कवर किया जाएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। फिर एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए जाएंगे और किए जाएंगे, ठीक है, टर्म 1 से पहले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और जिन बच्चों की पहुंच से दूर है उन बच्चों तक भी पहुंचाओ और अच्छे से नॉलेज को शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज ए केयरिंग। तो नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब मैग्नेटिज्म तो सिलेबस में है, मैटर निकल चुका। मैटर मतलब मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये 2020 तक तो थे सिलेबस में, 21 और 22 से निकल चुके हैं। नेक्स्ट ईयर का नहीं पता, लेकिन फिलहाल हमें नहीं पढ़ने हैं ये। तो इस चैप्टर में क्या है ऐसा जो 4 चैप्टर में नहीं था, क्योंकि भी मैग्नेटिज्म एंड मैटर था, वो था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो ऐसा क्या है, देखो बात ये है कि ये चैप्टर वैसे तो पहले होना चाहिए था, क्योंकि मैग्नेट के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे कि मैग्नेट जो है वो क्या चीज़ है, उसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी और कैसे उसके बारे में पता चला था लोगों को, है ना। और उसके बाद हम इस मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, दुनिया भर की चीज़ें जो होती है वो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो सीट बेल्ट बांध करके नोट्स बनाना स्टार्ट करो। वन शॉट वीडियो और चैनल को माई सेल्फ ईशान शर्मा, चैनल क्या प्रमोशन तो कर दिया भाई, है ना। हाँ। तो बात करते हैं मैग्नेटिज्म मैटर में। तो देखो बात है मैग्नेट की। मैग्नेट का नाम मैग्नेट कैसे पड़ा, एक शहर था जिसका नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया के नाम पे मैग्नेट का नाम मैग्नेट पड़ा, है ना। पहले से लैंडस्टोन बोलते थे। और ये पड़ा कब, 600 BC में। एक शेपर्ड था, शेपर्ड मतलब चरवाहा, वो बकरी चराने जाता था। तो उसके जो वुडन शूज थे, वुडन शूज लकड़ी के बने हुए जूते, तो वो जब चलता था उस पहाड़ी पे तो उसे चलने में दिक्कत हुई। तो उसने सोचा कि यार यहाँ दिक्कत क्यों हो रही पहाड़ी पे चलने पे, नॉर्मली जितनी दिक्कत होती है उससे ज़्यादा हो रही थी। मतलब उसके पैरों पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उसे नीचे की तरफ को खींच रही है ना। उसने जब आसपास के लोगों को बताया तो वहाँ पाया गया कि जो लकड़ी में नेल्स लगी हुई है, आयरन की कील लगी हुई है, उन कील की वजह से वो जूते उस पत्थर पे चिपक रहे थे। तो जब रिसर्च की गई, स्टडी की गई, तो पता चला कि वो पत्थर एक ऐसे प्रॉपर्टी रखता है जो अट्रैक्ट करती है मेटल की चीज़ों को अपनी तरफ। तो बस वहीं से उस पत्थर का नाम क्या पड़ा, मैग्नेट पड़ा, ठीक है। तो कहानी समझ में आई। तो बात करते हैं मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या चीज़ है, देखो यहीं से हम हेडिंग डालेंगे, लगाएंगे क्या, मैग्नेट की, है ना। तो मैग्नेट क्या चीज़ है, देखो भैया, मैग्नेट क्या चीज़ है, मैग्नेट क्या चीज़ है भाई। द मटेरियल विच अट्रैक्ट, जो आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। द मटेरियल विच अट्रैक्ट आयरन पीस टुवार्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेट, है ना। वो चीज जो आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे क्या कहलाती है, मैग्नेट कहलाती है। अब दे आर 2 टाइप, ये मेनली 2 टाइप की होती है ना। इट इज ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप की होती है भाई। देखो कौन कौन सी, नंबर फर्स्ट जो होगी वो क्या होगी, आर्टिफिशियल मैग्नेट, और नंबर सेकंड क्या होगी, बार मैग्नेट। तो बात करते वो नेचुरल मैग्नेट। तो पहले बात करते हैं नेचुरल मैग्नेट की। नेचुरल मैग्नेट क्या है, देखो भाई, नेचुरल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट क्या है, वो मैग्नेट जो नेचुरली मिलती है ना। मैग्नेट विच डिस्कवर्ड नेचुरली, जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, नेचुरल लैंडस्टोन। जैसे कि लैंडस्टोन एक नेचुरल मैग्नेट थी जो मिला था, वो पत्थर है ना, वो लैंडस्टोन है। ऐसे ही सेकंड मैग्नेट की बात है, सेकंड नाम है आर्टिफिशियल मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट जो हम बनाते हैं, विच आर मेड बाय ह्यूमन, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेट हुई, है ना। क्या क्या होती है, बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बार मैग्नेट की जरूरत क्यों पड़ी, देखी बार मैग्नेट सबने,
छोटी सी होती है, बिल्कुल इतनी बड़ी सी, बार की तरह, मतलब रॉड की तरह होती है, उस पर नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। अब बार मैग्नेट की जरूरत क्यों पड़ी, वो कर ही क्या सकती है? तो बच्चों बार मैग्नेट इसलिए बनाई गई थी जिससे मैग्नेटिक फील्ड को जानने में आसानी हो और मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज को समझा जा सके और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया जा सके, इसलिए बार मैग्नेट को बनाया गया, इसलिए उसे आर्टिफिशियल में रखा गया, जबकि होती वो नेचुरल प्रॉपर्टी वाली है। लेकिन आर्टिफिशियल क्यों रखा है? क्योंकि उससे हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो ह्यूमन ने बनाई है। तो हम यहाँ डिटेल में जो पढ़ेंगे वो बार मैग्नेट के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा जो फोकस है वो क्या है यहाँ? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, तो देखो बार मैग्नेट की बात करते हैं, क्या होती है बार मैग्नेट? द मैग्नेट विच हैज टू पोल्स, है ना, द मैग्नेट विच हैज टू पोल इज कॉल्ड बार मैग्नेट। ठीक, तो पहली बात तो ये, द मैग्नेट विच हैज टू पोल, द मैग्नेट विच हैज टू पोल, विच हैज टू पोल्स। अब देखने में कैसे होते हैं? देखो देखने में कुछ ऐसी होती है, ये बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है। अब यहां से चॉकलेट की तरह है, चॉकलेट में समझ के खा लेना वरना दांत टूट जाएंगे सारे, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। दो पोल होते हैं इसमें, यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक की लेंथ को जो बोलते हैं वो बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहते हैं इसे? मैग्नेटिक लेंथ, क्योंकि मैग्नेट की लेंथ है ये। और यहां से यहां तक जो एक कोने से दूसरे कोने से बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है भैया। ये है हमारी बार मैग्नेट। अब इस बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी देखो, मैग्नेटिक लेंथ को डिनोट करते हैं LM से, और LM जो होते हैं वो लेस देन होते हैं किससे? LG से, ठीक। पहला पॉइंट तो ये मिला हमें यहाँ पे, ठीक है। अब इसके पोल है, इसके पोल की कुछ स्ट्रेंथ होती है जिसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, जिसकी मदद से चीजों को अट्रैक्ट करती है। अब कितनी तकड़ी करके अट्रैक्ट कर सकती है, कितनी इंटेंसिटी से अट्रैक्ट करती है आयरन के पीस को, वो उसकी पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो मान लो एक पोल ये है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है M1, एक पोल ये है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है M2, तो इट इज कॉल्ड ए बार मैग्नेट, ठीक है। अब इस बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें बार मैग्नेट की, किसकी बात करें? प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो देखो प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? देखो पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो अगर सेम पोल रिपल, अरे वही बात है ना, जो चार्जेस, देखो बिल्कुल चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला चैप्टर है ना, बिल्कुल जैसे चैप्टर है, बस वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सेम पोल अट्रैक्ट, वो सेम पोल रिपल, अरे ऐसे लिखेंगे ना हम, क्या? लाइक पोल रिपल, लाइक पोल रिपल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट, अनलाइक पोल अट्रैक्ट, ठीक। ये जैसे कि मान लो ये हमारे पास क्या है? नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट ये रखी, कौन सी? नॉर्थ साउथ। क्या करेंगे? ये इधर भगाएगी, ये इधर भगाएगी, क्या होगा? रिपल होगा, क्योंकि सेम पोल है। तो हमें पता है सेम चीज़ें तो रिपल ही करती है ना, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई भैया। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जब तुम मैग्नेट को बीच में से कितनी बार भी काट दो, अपने आप में एक नई मैग्नेट बन जाएगी। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस मैग्नेट को अगर हम बीच में से काटे तो नॉर्थ पोल अलग, साउथ पोल अलग, तो बेटा ये तुम्हारी भूल होगी, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि किसी मैग्नेट को काट दो और तुम उसे अलग अलग कर दो। अगर ये दो हो गई तो दो मैग्नेट बन जाएगी, और दो को काटोगे तो वो 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब जितना तुम उसे गिराने की कोशिश करोगे वो उतना ही बढ़ के तुम पे अटैक करेगा, है ना, उतना ही स्ट्रांग बन के अटैक करेगा। तो वही बात है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ every magnet has dipole, every magnet has dipole, dipole मतलब दो पोल होते हैं, देखो सबके, नॉर्थ एंड साउथ, NS नॉर्थ पोल, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई? इफ वी कट ए मैग्नेट फ्रॉम इट्स सेंटर, then there will be two new magnet form। मतलब
जैसे मान लो एक मैग्नेट रखी है यहाँ तुम्हारी नॉर्थ साउथ, तुमने इसे बीच में से कट किया यहाँ, तो जो मैग्नेट बनी एक ऐसी वाली और एक ऐसी वाली, तो दो हो गए तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ, तो ये बन जाएगा अपना साउथ, और ये नॉर्थ और ये बन जाएगा साउथ। तो हो गए दो मैग्नेट, तुम इसे भी बीच में से कट करो और यहाँ से भी बीच में से कट करो, तो ये बन जाएगी क्या हमारे पास साउथ, ये नॉर्थ तो है ही, और ये क्या बन जाएगी नॉर्थ, और ये साउथ तो है ही। तो ऐसे मैग्नेट को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, लेकिन डाइपोल अलग, इसके पोल अलग नहीं कर सकते। हर एक पोल अपने आप में, हर एक मैग्नेट अपने आप में एक मैग्नेट, हर एक टुकड़ा अपने आप में एक मैग्नेट होगा, हर एक पीस अपने आप में एक मैग्नेट होगा। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज तो ये हो गई बार मैग्नेट की। 4th प्रॉपर्टी क्या है, 4 प्रॉपर्टीज है मैग्नेट हैज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या लिखेंगे, बार मैग्नेट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन याद आ रहा है कुछ फर्स्ट चैप्टर से, तो उसी के हिसाब से बार मैग्नेट की भी 2 लाइनें होती है, एक एक्सियल लाइन एक इक्वेटोरियल लाइन, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है। कितना होता है वो अभी देखेंगे कैलकुलेट करके, मतलब डेरिवेशन तो नहीं करना हमें, अल्टीमेटली हमें करना क्या, हमें तो केवल फॉर्मूले लिखने। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बतानी बहुत जरूरी है, इनमें से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ एक टर्म आई थी डाइपोल, तो हर एक मैग्नेट अपना एक डाइपोल रखती है, जिसे डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। जैसे कि चार्ज, 2 चार्जेस होते थे तो डाइपोल क्या होता था, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता था। यहाँ मैग्नेट है तो क्या आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो पहले बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल, सबसे पहली चीज क्या है यहाँ, क्या चीज है यहाँ, मैग्नेटिक डाइपोल। देखो यार, चलो मैग्नेटिक डाइपोल से पहले एक चीज और समझते हैं। अच्छा, जो 2 पोल होते हैं ये रिपल और अट्रैक्ट करते हैं। ये जो 2 पोल होते हैं रिपल भी करते हैं अट्रैक्ट भी करते हैं। लाइक पोल क्या करते हैं, रिपल, और अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो करते क्यों है, मतलब इनके बीच में कोई फोर्स होगा। वो फोर्स किसने बताया था, चार्जेस के किस में याद करो, चार्जेस के लिए में कुलाम्ब ने बताया था। तो यहाँ भी कुलाम्ब साहब ने ही बताया था कि अगर 2 मैग्नेटिक पोल है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करे, तो दोनों किस फोर्स से करते हैं वो देखते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, कुलाम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, कुलाम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, कुलाम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के लिए कुलाम्ब्स लॉ देखो भाई क्या है ना। तो कुलाम्ब्स लॉ क्या है भाई, कुलाम्ब्स लॉ ने कहा है, कुलाम्ब साहब कहते हैं हमारे पास कि भैया अगर आपके पास 2 मैग्नेटिक पोल है, अगर आपके पास क्या है 2 मैग्नेटिक पोल, जैसे कि मान लो एक ये है यहाँ, ठीक है, एक यहाँ रखी है यहाँ, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इन दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m1 और m2 है, और दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखी है, मान लो r डिस्टेंस पर रखी है। तो दोनों के बीच एक फोर्स होगा जिसकी वजह से रिपल हो रहे हैं। तो जो फोर्स होगा वो होगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। वहां क्या होता था, Q1 Q2 अपॉन r², वहां चार्जेस होता था, यहाँ क्या होगी पोल स्ट्रेंथ। और यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन r²। आई होप तुम जानते होगे μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷। तो इतना फोर्स लगता है भैया किसी भी 2 डाइपोल, मैग्नेट के 2 डाइपोल के बीच में। अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म बिल्कुल सेम उसी की तरह है। वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो देखो, वेक्टर F कैन बी रिटन एज μ0 अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 इंटू वेक्टर r अपॉन r³। तो ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर फॉर्म होगा। मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ r³ का, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स की क्या हो चुकी है, वेक्टर फॉर्म हो चुकी है। तो यहाँ तक आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, छोटी छोटी चीजें हैं। अब यहाँ जो है ये फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑलवेज एक्ट किसके अलोंग कर रहा है, एक्ट अलोंग द सेंटर ऑफ पोल के सेंटर के अलोंग करता है। देखो पोल का सेंटर ये, यहाँ से इसके अलोंग ये ऐसे लगाएगा इस पे, और ये ऐसे लगाएगा इस पे, मतलब अट्रैक्ट, ये इस पे ऐसे लगाएगा इधर की तरफ को, और इस पे ऐसे लगाएगा इधर की तरफ को, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, रिपल्शन करता है, रिपल्शन करेगा। तो ये था भैया कुलाम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो आई होप तुम लोगों की बातें समझ में आ रही होंगी, ये कैसे कैसे हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं इजीली। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं जो मैग्नेट के पास अपना डाइपोल होता है, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो भाई मैग्नेटिक डाइपोल कितना होता है और कैसे कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं, यूज करते हैं ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल, चलो भाई, तो मैग्नेटिक डाइपोल द सिस्टम ऑफ पोल्स विच आर प्लेस्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। क्या बात करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल
डाइपोल, है ना, ये है मैग्नेटिक डाइपोल। अब अगर मैग्नेटिक डाइपोल की बात करूँ तो सीधी सी बात है, हर एक बार मैग्नेट के पास 2 पोल होते तो वही डाइपोल है। तो जैसे यहाँ हम बात करें तो ये एक बार मैग्नेट है, यहाँ हमारे पास देखो 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 क्या ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 12, और एक की स्ट्रेंथ होती है यहाँ प्लस और एक की स्ट्रेंथ क्या होती है यहाँ माइनस। तो यही कहलाता है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। वैसे दोनों यहाँ तो पोल स्ट्रेंथ है ना, ये कोई चार्ज थोड़ी है, तो प्लस ही रहेगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल ये सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसके अंदर एक मोमेंट आता है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बिल्कुल सेम उससे रिलेट करो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स, है ना। तो अगर हम बात करें किसके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो देखो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सिस्टम ऑफ इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल। किसी भी एक पोल और दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। इसे डिनोट करते हैं m से, और m की वैल्यू हो जाएगी क्या, m × 12। ठीक है, अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, वेक्टर m = m × 2 वेक्टर l। अब यहाँ अगर मैग्नेटिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन होती है इसकी भैया कहाँ से कहाँ तक, साउथ से नॉर्थ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट, किसके लिए है, बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ कहाँ हो सकता है, इस बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो इस लाइन पे भी हो सकता है, इस लाइन पे भी हो सकता है, और जनरल पॉइंट पे भी हो सकता है। बिल्कुल डाइपोल वाली बात है ना। तो यहाँ 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। पहली चीज़ तो ये हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के कारण कहाँ कहाँ होगा। तो हमें क्या देखना है, 3 लाइनों पे मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू बार मैग्नेट। नंबर फर्स्ट क्या होगा, एट एक्सियल लाइन, किस पे, एट एक्सियल लाइन, जो हमने उसमें पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, एक्सियल लाइन। सेकंड किस पे होगा, एट इक्वेटोरियल लाइन, और थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है भैया जनरल पॉइंट, एक जनरल पॉइंट पे। तो 3 जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता होना चाहिए ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो निकालते हैं, पहले पॉइंट की बात किस पे करें, एट एक्सियल लाइन। तो देखो भैया एक्सियल लाइन पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो हमारे पास एक बार मैग्नेट है, दिख रही होगी सबको, ये एक बार मैग्नेट है, ये रही, ठीक, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। दोनों के बीच की डिस्टेंस तुम जानते हो 12 है ना, और इसके मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यहाँ m, यहाँ m। अब यहाँ से कुछ दूरी पर मान लो एक पॉइंट P है जिस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू बार मैग्नेट। तो इसके कारण क्या होगा, अगर ये साउथ पोल है, मान लो ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ रखा है m0 और ये साउथ बन रहा, तो एक तो इसे अट्रैक्ट करेगा इस तरफ को, किससे, B1 से, एक रिपल करेगा इधर को, किससे, B2 से। तो जो B एट एक्सियल लाइन आता है वो निकल के आएगा हमारा क्या, μ0/4π, यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ से x डिस्टेंस पर है पॉइंट P, है ना, μ0/4π 2m/x³। ये आता है भैया किसके लिए, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए। किसके लिए है ये, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, फॉर शॉर्ट मैग्नेट के लिए ये आता है। बिल्कुल सेम वही है, अगर वेक्टर लगाना हो तो वेक्टर लगा दो, यहाँ पे कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं। m क्या चीज़ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, x क्या चीज़ है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट टू दी एट इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हम बात करें तो मान लो हमारे पास फिर से मैग्नेट है, कैसे, ये रखिए बार मैग्नेट, यहाँ साफ साफ दिख रही होगी तुम लोगों को, आई होप दिख रही हो,
है ना, ये एक मैग्नेट रखी है। चलो अब ये मैग्नेट है, ये इसका क्या है नॉर्थ पोल, और ये किसका क्या है साउथ पोल, और यहाँ से यहाँ इस तरह से बिल्कुल सेम वही वाला फिगर बनता है। यहाँ B1 आता है, यहाँ B2 आता है, और यहाँ जो B इक्वेटोरियल लाइन पे निकल के आएगा वो आएगा B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू वेक्टर M अपॉन एक्स क्यूब। सेम टू सेम वही फॉर्मूले निकल के आते हैं जो पहले आते रहे। M वही है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर बात करें एट जनरल पॉइंट, तो एट जनरल पॉइंट पे क्या होगा, देखो एट जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट पे जो होगा क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो होती है भैया, मान लो हमारे पास फिर से एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये रखिए बार मैग्नेट हमारे पास यहाँ, ठीक है। अब यहाँ ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 12 है, हम जानते हैं सारी की सारी बात। अब ये जो है इसका मैग्नेटिक पोल वेक्टर M इधर की तरफ को है। अब इधर की तरफ का मान लो यहाँ कोई पॉइंट P है, और ये पॉइंट P कहाँ से, इसके सेंटर से है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसको दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक तो टूटेगा यहाँ को जो कि होगा M cos थीटा, और एक टूटेगा कंपोनेंट यहाँ को जो कि होगा M sin थीटा। अब इस पॉइंट P पर अगर एक्स लाइन की बात करें तो वैसे जाएगा, है ना, और इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो वो ऐसे आएगा। तो दोनों के बीच का एंगल कहाँ जाएगा, B, तो यहाँ आएगा B एक्सियल, और ये होगा B इक्वेटोरियल, और ये क्या हो जाएगा B नेट, और ये एंगल बना रहा है मान लो अल्फा डायरेक्शन शो कर रहा है इसकी। तो यहाँ से जो जनरल पॉइंट पे होगा वो होगा B एट जनरल पॉइंट, जो होता है वो होता है वही सेम μ0/4 पाई इंटू M अपॉन एक्स क्यूब, और ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, बिल्कुल सेम है। M की जगह P आ जाएगा, पहले चैप्टर के लिए लिखना है तो, और इसके लिए लिखना है तो P की जगह M आ जाएगा। फॉर्मूले सेम टू सेम है। अगर हमें डायरेक्शन पता लगानी हो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वो होगी देखो ये डायरेक्शन, तो कितने हो जाते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा B परपेंडिकुलर, ये ऐसे है ना, ये बन जाएगा ना थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर इसके इक्वल है, तो B इक्वेटोरियल अपॉन B एक्सियल। तो ये लिखे जब हम तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से कट आएगा, सब कुछ आएगा 1/2 tan थीटा। तो यहाँ से हम डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, नेट के साथ कितनी डायरेक्शन बना रहा है। तो भैया ये बार मैग्नेट की कहानी थी जो हमें बतानी थी। अच्छे से समझ में आया हो तो कोई बताओ, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, समझ में आया हो तो अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ। चलो बात करते हैं अब ये जो मैग्नेटिक डायपोल है किसके कारण था, बार मैग्नेट के लिए। अब मैग्नेट एक तरीके से और बनती है, कैसे, मान लो किसी रिंग में तुमने करंट फ्लो करा दी तो मैग्नेट उसकी वजह से भी बन जाएगी, तो मैग्नेटिक डायपोल वहां भी बनेगा, है ना। जब कैसे मान लो कोई रिंग है तुम्हारे पास, गोल रिंग, इंद्रधनुष, सुदर्शन चक्र, है ना, गोल रिंग है मान लो। अब उस गोल रिंग में तुमने करंट फ्लो करा दी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसका मतलब वो मैग्नेट बन गई, और अगर वो मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के भी डायपोल होगा ही होगा, क्योंकि एवरी मैग्नेट हैज डायपोल। तो अगर उस मैग्नेट का डायपोल है तो डायपोल मोमेंट भी होगा। तो रिंग के लिए मैग्नेटिक डायपोल कैसे कैलकुलेट किया जाए और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए वो देखना है ना। तो बिल्कुल वही हेडिंग है, सेम टू सेम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू ए रिंग। क्या लिखना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रिंग के लिए। किसके लिए है, रिंग के लिए है, ठीक है, समझ जाना। वो किसके लिए था, बार मैग्नेट के लिए, किसके लिए है, रिंग के लिए। तो मान लो हमारे पास एक करंट कैरिंग रिंग है, ये रही भाई करंट कैरिंग रिंग, ये क्या है, करंट कैरिंग रिंग है। ये रहा भैया एक रिंग है जो क्या कर रही है, करंट कैरी कर रही है। कोई दिक्कत, वीडियो स्लो हो रही हो ना तो 1.5 की स्पीड में देखो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, शायद टाइम भी कम लगेगा तुम्हारा और समझ भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। वीडियो पूरी देखना अच्छे से, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो देखो यहाँ ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मान लो ये ऐसे, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मान लो ये ऐसे फ्लो हो रही है करंट। तो अब इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे जाएगा, देखो करंट ऐसे है ना, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को, ऊपर को। तो मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर को है ये इस तरह से, ये कैसे होगा, ये इस तरह से है, देखो ये गया ऊपर की तरफ को, ये है ना, और नीचे से आ रहा, मतलब ये ऐसे ये, तो ये जो आ रहा नीचे से है ना, ये जो आ रहा है नीचे से, यही क्या चीज़ है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किससे यूज़ करते हैं हम, किससे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। अपनी कर्ल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखोगे तो जो थंब होगा
वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m की डायरेक्शन को शो करेगा, वेक्टर m। समझ में आ गई बात। रिंग के केस में अगर करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो, यहाँ करंट का मैग्नीट्यूड हो I, कितना हो करंट का मैग्नीट्यूड मान लो I, और रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो, मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स हो, रिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो, n नंबर ऑफ टर्न्स हो, और रिंग का एरिया कितना हो, मान लो रिंग है, उस रिंग का एरिया कितना हो, इस रिंग का एरिया हो A वेक्टर, तो लिखेंगे क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिंग, ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, तो क्या लिखा जाएगा, वेक्टर m इज इक्वल टू n I a। ये फॉर्मूला है भैया किसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिंग। उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कैलकुलेटेड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल है ना, थंब रूल। तो ये क्या कहता है, थंब रूल के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो थंब होगा वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। और जो कर्ल फिंगर वो क्या दिखाएगी, करंट की डायरेक्शन। तो मतलब नहीं, कर्ल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखोगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन को थंब दिखाएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन होते कहाँ से कहाँ को, साउथ से नॉर्थ की तरफ को, है ना। तो इसका मतलब ये क्या, साउथ बना, और ये क्या बना भैया, नॉर्थ बना, ठीक। कोई दिक्कत, तो मैग्नेटिक डायपोल ड्यू टू ए किसके लिए, करंट कैरिंग रिंग के लिए ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। कोई दिक्कत है, न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक, बढ़िया बात है यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आगे हम बात करें तो अब ये जो देखो, ये जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम एक जगह और बनता है, जिसे बोलते हैं हम एटम। एटम देखा है सबने, एटम जो न्यूक्लियस है एटम का, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर शेप में चक्कर लगाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर शेप में चक्कर लगा रहा है तो उसका मतलब करंट फ्लो हो रही होगी, वो रिंग की तरह बिहेव कर रहा होगा, और रिंग की तरह बिहेव कर रहा होगा तो वहाँ करंट बन रही होगी, और अगर करंट बन रही है तो वो मैग्नेट बना रहा होगा, और अगर मैग्नेट बन रही है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वहाँ भी होगा। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है वो कैसे पता लगाए, तो वो देखते हैं क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखना है, बस डेरिवेशन तो रखना नहीं, फॉर्मूला देखना है। तो बात करते हैं यार किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो वो ये बात, देखो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस है भैया, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल वही शेप है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है भैया, ठीक। यहाँ पे ये रिंग है हमारे पास, जिस रिंग को हम बनाना चाह रहे थे, अभी इलेक्ट्रॉन से चक्कर लगा रहा है। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये रिंग बना लो। इतना वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट में लिख देना कोई अच्छी सी बात जो मुझे पसंद आए, ठीक है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे तुम दिन को। अरे कहाँ हो गए सर, देखो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ई, ये ऐसे भाग रहा है इलेक्ट्रॉन ई, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ को होगी, पहली बात देखो, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। कभी इलेक्ट्रॉन की तरफ को कर्ल फिंगर रख दो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे घूम रही होगी, तो मतलब कर्ल फिंगर ऐसे रखनी पड़ेगी, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ को होगा, बिल्कुल वही सेम पिछले केस में इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो ये है भैया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर m। अब ये कितना है ये पता लगाना है हमें। तो देखो पता लगाने का सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका है, कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। अब फॉर्मूले कैसे, मान लो इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, अगर इसकी रेडियस हम पता करें, ये जो रेडियस है इसकी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, मान लो ये जो रेडियस है इसकी रिंग की वो है r, और यहाँ से जो वेलोसिटी है इसकी इलेक्ट्रॉन के घूमने की वो परपेंडिकुलर होती है, तुम सब जानते हैं, है ना, ये परपेंडिकुलर होती है हमेशा वेलोसिटी घूमने की। इसकी कितनी वेलोसिटी से घूमता है, वेक्टर v वेलोसिटी से घूमता है ये इलेक्ट्रॉन इस
न्यूक्लियस के अराउंड। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा, ठीक है, तो वो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर m इज इक्वल टू 1/2 EVR, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ये होता है, ठीक। इतनी कोई दिक्कत। वेयर जो E है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो। V क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और R क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। यहाँ तक कोई बात नहीं। अब मान लो अब कोई चीज़ जब गोल घूमती है तो उसके पास एक मोमेंटम होता है जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। तो लिखेंगे देखो 3 फॉर्मूले हैं, इन द टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन टर्म ऑफ लिखेंगे इफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L इज गिवन। अगर एंगुलर मोमेंटम दे रखा है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो होगा E/2m, इलेक्ट्रॉन का मास है और ब्रैकेट बन और बाहर आएगा वेक्टर L। तो यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब एक बात थी, बोहर्स पोस्टुलेट याद है, कुछ 10th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बोहर पोस्टुलेट, बल्कि यहाँ भी पढ़ोगे टर्म 2 में, चैप्टर नंबर 14 है उसमें, चैप्टर नंबर 12 या 11 है उसमें पढ़ेंगे बोहर पोस्टुलेट। और बोहर पोस्टुलेट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में घूमता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है फिक्स होता है, वो होता है L = NH/2π, है ना। तो लिखेंगे इफ अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट्स, तो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L = होता है NH/2π, ये होता है अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमें करना क्या है, देखो यहाँ हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr = NH/2π, ये लिख दिया। vr की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके लिख दो यहाँ, तो स्मॉल m रहेगा ही, और यहाँ से रखेंगे जब vr की वैल्यू हम, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2m/E, ठीक, = NH/2π, या एंगुलर या मोमेंटम आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, E जाएगा वहाँ, तो क्या हो जाएगा NH/4π, है ना, और ऊपर आ जाएगा E और नीचे आ जाएगा M। तो ये आया हमारे पास किसके लिए, फॉर बोहर पोस्टुलेट। अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वो इतना होता है। H क्या चीज़ है, H है प्लांक कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट में घूम रहा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, वो रख देंगे, कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझो। तो ये बातें थी भाई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और बार मैग्नेट के बारे में। अगर हम बात करें, देखो जो बार मैग्नेट होती है उसका अपना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बात तो ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे चलेगा कि कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन बताता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती थी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम पहले, मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, द स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट वेयर ए स्मॉल पीसेस कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द बार मैग्नेट, द स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट वेयर द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल। द स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट, द स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट, where from where it attracts metal piece towards itself। तो ये है भैया बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मान लो एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो कोई मेटल पीस यहाँ रखा है M नाम का, तो इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ तक इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, दिखे तो किसी ने है नहीं, जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी रखी जाएंगी, तो प्रॉपर्टीज भी है, इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं। तो बात करते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, चलो बहुत बड़ी बात है। अब पहली प्रॉपर्टीज इसकी, कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है, देखो जैसे ये है, ये क्या है, बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट, इसका पोल नॉर्थ और इसका पोल एक साउथ। तो तुम्हें पता है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ को चली जाती है। कहाँ से निकलती है भैया, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ को कहाँ जाएगी, चली जाएगी। नॉर्थ से निकलेगी, साउथ को चली जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ को चली जाती है, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ को चली जाएगी। ऐसे ये निकली और ये साउथ को क्या हुई, चली गई। तो यही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अब मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ चलती है। अब तुमसे कोई पूछ ले मैग्नेट के अंदर का क्या सीन है भाई, बाहर तो नॉर्थ से साउथ चल रही, मतलब ये बहरूपिया है, बाहर से तो कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और दिखता है। बाहर से तो सबको दिखाएगा कि मैं नॉर्थ से साउथ चलती हूँ, और अंदर से ये साउथ से नॉर्थ चलती है। बाहर मैग्नेट के अंदर जो चलती है, कहाँ से कहाँ को चलती है, साउथ से नॉर्थ। तो ये ऐसे चलेगी, मैग्नेट के अंदर किससे चलती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को चलती है। चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ इसे डार्क कर दो, वरना तुम्हें दिखाई नहीं देगा शायद। ये डार्क करूँगा तो शायद दिख जाए तुम्हें अच्छे से। तो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ को चली जाएगी, ये ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये याद नहीं रखा तो शायद तुम कुछ गलती कर दो। कोटा फैक्ट्री देख ली सबने, मज़ा आया नहीं जी? तो भैया अरे याद आया कुछ, कोटा फैक्ट्री उससे बढ़िया तो वेब सीरीज़ है ही नहीं। इतनी बढ़िया, मतलब बच्चों के इमोशंस को कैसे पर्दे पे उतारा है, ये तो बस वही बता सकते हैं। ये रियल फैक्ट है। हम कोटा तो नहीं गए थे, लेकिन हम दिल्ली ज़रूर गए थे कोचिंग करने, तो वहाँ भी ऐसे ही होता था हमारे साथ भाई, जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे। ठीक है, और आज हम क्या है, टीचर्स हैं। आज हम क्या है, टीचर्स नहीं, टीचर हैं। नहीं, मेरे 2-3 दोस्त भी हैं ना, वे भी टीचर ही हैं, तो इसलिए मैंने क्या कह दिया, बहुवचन में कह दिया मैंने, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? चलो, होगी भी तो क्या फ़र्क पड़ रहा। हमने कौन सा किसी को गलत कहा है भाई। देखो भैया, ये हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में पहली चीज़ तो देखो, नंबर फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, दे originated from n pole and terminated to s pole. Simple. Number 2, they never intersect each other. Never, same वही है, intersect each other, because at the point of intersection, जहाँ ये काटेंगी, intersection, there will be two direction of magnetic field, which is impossible. मतलब मान लो एक ये काटी, एक ये काटी, ये काट दिया इन्होंने, है ना। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन हो रही है, एक ये हो रही, एक ये हो रही, तो गलत है ना, ये इम्पॉसिबल है ये बात। थर्ड बात करें, दे नेवर फॉर्म क्लोज सर्क्यूलर लूप।
सर्कुलर लूप, क्लोज सर्कुलर लूप नहीं बनाती, मतलब नॉर्थ है तो नॉर्थ से एक बार निकल गई तो वापस नॉर्थ पे नहीं आएगी, नॉर्थ से एक बार निकल गई तो वापस नॉर्थ पर नहीं आएगी, साउथ पे जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दे फॉर्म क्लोज वेयर दे आर क्लोज मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम दे आर अपार्ट मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम। जैसे ये बिल्कुल सेम वही एग्जांपल देने पड़ते हैं, थके हुए यार। पॉइंट ए पॉइंट बी, तो मैक्सिमम कहाँ होगा, ए पे, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि पास तो ए पे ही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ तक ये बातें थी भैया बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो बार मैग्नेट का किस्सा यही था जिसमें हमने देखा कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बार मैग्नेट की वजह से क्रिएट होता है, और कुछ लैंडस्टोन पत्थर पाए गए थे ऐसे जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। बार मैग्नेट इसलिए बनाए गए थे जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड की अच्छे से स्टडी कर सके, और जो हमने करके देखी भी, और हमने पाया कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंटों पर अलग अलग होता है। जैसे इक्वेटोरियल लाइन, जनरल पॉइंट, एक्सल लाइन, इन पर होता है, और बार मैग्नेट के कारण एक डायपोल होता है जिसे डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी जो अर्थ है इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है। हमारी अर्थ खुद एक मैग्नेट है, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो हमें अफेक्ट कर सके। और दूसरी चीज़ ऐसे कह सकते हैं, चूंकि हम यहीं पे जन्मे हैं तो हमें आदत है इसके मैग्नेटिक फील्ड को सहन करने की। जैसे कि यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई है, देखा जाए तो 1.01 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत 10⁵ का ना समझते हो ना, 10,000 से भी ज़्यादा हो गए है ना, 1 लाख के लगभग हुआ। तो ये हम सहन कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जन्म यहाँ हुआ है। अगर हम इससे कम में जाएंगे तो फट जाएंगे, जैसे स्पेस में तो है ही नहीं ना प्रेशर, तो वहाँ जाकर धूम बम की तरह फटेंगे। तो यही बातें हैं सारे के सारे, जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो कितना होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो अब हम देखेंगे अब, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई चलो। देखो बच्चों, ये है अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ का फिगर दिख रहा है तुम्हें डायग्राम, हमारी अर्थ के पास भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता किसकी वजह से है, इसके बारे में आज भी सस्पेंस है। किसी को कोई एग्जैक्ट थ्योरी पता है नहीं कि एक्चुअल में अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से होता है। 2-3 साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ग्रूवर साहब ने बताया था कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अर्थ के बीच में एक बड़ी सी बार मैग्नेट रखी है उसकी वजह से होता है। जबकि ये बात गलत थी। गलत क्यों होती है, वो गलत इसलिए थी क्योंकि एट सच हाई टेम्परेचर, चूंकि अर्थ के कोर का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इतना हाई टेम्परेचर पे कोई भी बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म रिटेन नहीं रख सकती। रिटेन का मतलब अगर कोई मैग्नेट है तुम उसे गर्म करते रहोगे एक क्रिटिकल पॉइंट तक, और क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पर गर्म कर दोगे तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो क्रिटिकल पॉइंट पार करना है, तो फिर मैग्नेटिज्म खत्म हो जाना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड होने ही नहीं चाहिए, फिर भी है। इसका ना ग्रूवर साहब की थ्योरी फेल थी। गिलबर्ट साहब ने बताया कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर जो बहुत सारे निकल, आयरन, वायरन सब चीज़ें होती हैं उनके घूमने की वजह से होता है, क्योंकि वे स्पिन करते हैं अंदर, उनके आयंस है ना, तो स्पिन करते हैं तो वे आयंस से चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी वजह से करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे कुछ थ्योरीज है, लेकिन एग्जैक्ट थ्योरी आज तक किसी को नहीं पता। फिर हम एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना लेके चल रहे हैं कि भाई ये जो बार मैग्नेट इसके अंदर रखी है और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बार मैग्नेट की वजह से, वो देखना है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। देखो यही हमारी अर्थ है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का, और अर्थ का नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये एक लाइन जो अर्थ के सेंटर से होके जाती है उसे बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। एक लाइन जो बार मैग्नेट से होके जाती है जो कि स्पिन करती है ना, अर्थ सीधी स्पिन नहीं करती, अर्थ अपने एक्सिस से थोड़ा टिल्ट होकर स्पिन करती है, तो उसे बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टिल्ट होती है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा ये मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस से बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, ठीक है। तो ये बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं किससे, थीटा से, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये एक्चुअल एंगल जो होता है ये होता है भैया हमारे पास 11.3 डिग्री का, ये याद रखना डेटा, है ना। जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है जिस पे अर्थ झुकी हुई है वो कितना होता है, 11.3 डिग्री का, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक इक्वेटर, एक जियोग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली और साउथ को चली गई। बार मैग्नेट के नॉर्थ से निकलती है जबकि अर्थ के साउथ से निकलती है। देखो साउथ नीचे है ना, निकल रही थी कोई जा रही, ये गई जू, तो ठीक है। ये अर्थ का मैग्नेटिक, अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड से कैलकुलेट कैसे किया जाए, अर्थ तो गोल है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे किया जाए, कौन से वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो देखो मेनली 3 कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के हेल्पफुल है। 3 कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, पहला तो ये
नंबर 2 एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और नंबर 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये 3 मेजर फैक्टर है जिनकी बदौलत हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ के कारण। अभी अर्थ है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो हमने 2D में बनाया। 2D में मतलब अगर अर्थ एक प्लेन लो जो अर्थ के ज्योग्राफिक एक्सिस को बीच में से काटता हुआ जाए, तो उस प्लेन का नाम पड़ेगा वो ज्योग्राफिक मेरिडियन। और एक दूसरा प्लेन लो जो अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस को बिल्कुल बीच में से काटता हुआ जाए, तो उसका नाम पड़ेगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ऐसे दोनों प्लेन को हमने यहाँ देखो रिप्रेजेंट किया है। पहला वाला जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, पीछे वाला जो है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन है। दोनों एक दूसरे थीटा एंगल में झुके हुए, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, अब जो दूसरा होता है इसे बोलते हैं डिप, एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या वो सेकंड वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। अब यहां से हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आराम से कर सकते हैं। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये क्या एक्स वाई जेड, ये एक ट्रायंगल है, साफ साफ दिख रहा होगा तुम लोगों को। आई थिंक इस एरो को हम पूरा मिला देते हैं, ये गया, देखो दिख रहा है ट्रायंगल, ये एक्स वाई जेड। तो इसमें अगर हम लगाए तो यहां से जो बी का नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो बी जो आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड वो आएगा बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा फॉर्मूला देखो, यहां से कॉस डेल्टा ले लो। कॉस डेल्टा जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस डेल्टा बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कहाँ है? बेस है बी एच, ये रहा, और हाइपोटेनियस कितना है? बी, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे साइन डेल्टा निकालोगे तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? ये किसके इक्वल है? बी के। तो ये बी अपॉन बी एच मतलब बी आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है आराम से कुछ भी चीज़, चाहे वो एंगल ऑफ डिप पूछे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड टोटल वाला पूछे, चाहे कुछ भी पूछे। अब मान लो हमें एंगल ऑफ क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ डिप फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ डिप कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ एंगल ऑफ डिप फाइंड करेंगे। एंगल ऑफ डिप वो फाइंड कर सकते हैं हम tan डेल्टा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये सिंपल फॉर्मूला है, तो यहाँ से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसकी बदौलत हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझ पाते हैं और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए, जैसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू कितनी होती है? 11.3 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस डेल्टा साइन डेल्टा से लगा दो। अगर बी एच और बी दे रखा है, मतलब नेट और वर्टिकल या नेट और हॉरिजॉन्टल, अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दे रखे हैं तो ये लगा दो। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बी इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट वर्टिकल का कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, आराम से निकल के आ जाएगा। न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो हमें याद रखना है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस का नाम याद रखना है। मेजर 3 कंपोनेंट होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक होता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? 0 हो। तो कैसे कर सकते हैं? हमें बार मैग्नेट को 2 तरीके से रखना होता है। देखो, एक बार तो जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ हो, और एक बार जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल के साथ हो। तो दोनों तरीकों में हम अर्थ का मैग्नेटिक न्यूट्रल पॉइंट ढूंढ सकते हैं। और वहां पे जब देखो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल के कॉन्साइड हो, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्सल लाइन की तरह बिहेव करेगा। और जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरह हो तो क्या करेगा? इक्वेटोरियल लाइन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे दोनों फिगर, दोनों फोटो तुम लोगों को दिख रहे होंगे। ये न्यूट्रल पॉइंट है किसके लिए? पहला वाला जब बार मैग्नेट इसके सफिक्स रखी हो, और दूसरे पोजीशन में जब बार मैग्नेट साउथ की तरफ को रखी हो। तो ऐसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम वो न्यूट्रल पॉइंट हम ढूंढ सकते हैं आसानी से विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। तो दोनों फिगर दिख रहे होंगे, थोड़े बड़ी फिगर थे इसलिए मैंने बनाया नहीं, साफ साफ देख लो, बस छोटा सा ये पॉइंट याद रखना है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात थी किसकी? बार मैग्नेट की। अब देखो एक चीज आती है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। जैसे तुमने पढ़ा है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसी एक चीज होती है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहता है द टोटल फ्लक्स इनसाइड द बार मैग्नेट इज इक्वल टू 0। बस इतना सा है। जैसे कि टोटल फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू